राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझे थे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ये जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो वैसे तो क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पर हम लोग केवल 7 कैरेक्टरिस्टिक को अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले एक बेसिक आइडिया रिकैप कर लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता था। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग के पास में एक कंप्यूटर होता था, मान लो कि ए, और एक और कंप्यूटर होता था सर्वर कंप्यूटर, मान लो कि एस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी था जिसमें कि हम लोग डेटा को, ठीक है, जिसमें कि हम लोग डेटा को या जो भी ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको कहाँ पे स्टोर करते थे, सर्वर में। और हम लोग अपने कंप्यूटर यानी कि क्लाइंट के जो कंप्यूटर है उससे हम लोग सर्वर के कंप्यूटर से डेटा को एक्सेस करते थे, ठीक है। क्लाइंट के कंप्यूटर से हम लोग सर्वर के कंप्यूटर के डेटा और ऐप को एक्सेस करते थे, कैसे, नेटवर्क यानी किसी नेटवर्क या इंटरनेट को यूज़ करके, ठीक है। इतना याद है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस, ठीक है। रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट और ए प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम एनी डिवाइस एनीवेयर। तो इसका डेफिनीसन से ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हम लोग को क्लियर है, ठीक है। डिवाइस और लोकेशन का इंडिपेंडेंस, यानी डिवाइस और लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी डिवाइस से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। आप स्मार्टफोन में भी यूज़ कर सकते हैं या आप चाहे तो कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइस का इंडिपेंडेंस है। मान लो कि आप यूट्यूब यूज़ करते हो, ठीक है। यूट्यूब भी एक आपका एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। जब आप यूट्यूब को यूज़ कर रहे हो तो यूट्यूब का जो भी वीडियो है वो आपके कंप्यूटर या आपके स्मार्टफोन में थोड़ी ना स्टोर है, वो स्टोर है यूट्यूब के सर्वर में। वहाँ से आप उसको इंटरनेट को यूज़ करके एक्सेस करते हो, ठीक है। तो यूट्यूब आपका डिवाइस इंडिपेंडेंट है। आप स्मार्टफोन में भी चला सकते हो, कंप्यूटर लैपटॉप में भी चला सकते हो, पीसी में भी चला सकते हो, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे क्या है, लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप दिल्ली में भी यूज़ कर सकते हो, आप जमशेदपुर में भी यूज़ कर सकते हो, आप जिस जगह पे हो वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, बस वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब जहाँ इंटरनेट नहीं है वहाँ चलाओगे तो थोड़ी चलेगा। इंटरनेट इज़ अ मस्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड आपका इंटरनेट या नेटवर्क को ही डिनोट करता है, तो वही नहीं है तो फिर कहाँ से एक्सेस होगा। तो पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक क्लियर होना चाहिए कि डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंट, यानी कि डिवाइस और लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है। जो रिसोर्सेज है वो आप इंटरनेट या प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ करके आप किसी भी डिवाइस से और किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब पता ही है, और रिलायबिलिटी मतलब होता है भरोसा, इस पर आप भरोसा कर सकते हो। तो क्लाउड का जो सर्विस है वो हाई अवेलेबिलिटी होता है, यानी कि जब चाहो तब मिल जाता है। और रिलायबिलिटी मतलब आप उस पर भरोसा भी कर सकते हो, ठीक है। क्यों भरोसा कर सकते हो, तो पढ़ो। क्लाउड प्रोवाइडर्स टाइपिकली मतलब होता है आमतौर पे। तो क्लाउड प्रोवाइडर टाइपिकली ऑफर हाई लेवल्स ऑफ रिडंडेंसी एंड फेलोवर कैपेबिलिटीज़ टू इंश्योर हाई अप टाइम, ठीक है। क्या होता है कि जो क्लाउड का प्रोवाइडर है, ठीक है, जो आपको क्लाउड का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो लोग आम तौर पे हाई लेवल्स ऑफ रिडंडेंसी यूज़ करता है, ठीक है। रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, ठीक है, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। रिडंडेंसी मतलब होता है एक ही चीज़ मल्टीपल जगह पे स्टोर होना, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हो बैकअप। मान लो आपके पास में 2 सर्वर है, ठीक है, एक हो गया सर्वर S1, एक हो गया सर्वर आपका S2। तो क्या होता है कि सेम डेटा जो D1 है वो S1 में भी स्टोर है और सर्वर 2 में भी स्टोर है। अब क्या है कि मान लो सर्वर 1 से वो डेटा डिलीट हो गया किसी कारण से, ठीक है, तो अभी भी वो जो डेटा है सर्वर 2 में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप उसको वापस रिकवर कर सकते हो। तो ये चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है। और बहुत हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी, यानी कि एक ही डेटा बहुत सारे जगह पे स्टोर होता है, ठीक है। सॉरी, D2 नहीं, D1 है, क्योंकि डेटा 1, तो डेटा 1 सर्वर 1 में भी है, सर्वर 2 में भी है और सर्वर 3 में भी है। तो एक ही डेटा जो है बहुत सारे जगह स्टोर है। रिडंडेंसी मतलब होता है एक ही डेटा 2 जगह स्टोर होना, ठीक है। और यहाँ हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी मतलब बहुत ही ज़्यादा रिडंडेंसी, यानी एक ही डेटा बहुत सारे जगह पे स्टोर है, या फिर एक ही ऐप बहुत सारे सर्वर में स्टोर है। तो अगर किसी कारण से वो डेटा या एप्लीकेशन एक सर्वर से डिलीट भी हो जाता है
या मान लो पूरा का पूरा सर्वर ही काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको दूसरे जगह से एक्सेस कर सकते हो। तो इससे आपका जो सिस्टम है वो क्या हो गया, रिलायबल हो गया, ठीक है। आप इस पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि अगर एक जगह से चीज़ गायब हो जा रहा है तो आप दूसरी जगह से उसको अभी भी एक्सेस कर सकते हो। तो रिलायबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ। और इसी के चलते अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, आपको प्रोडक्ट हर टाइम अवेलेबल है, क्योंकि अगर एक बंद है तो दूसरा चालू, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। इसलिए हाई अवेलेबिलिटी हो गया और हाई रिलायबिलिटी हो गया। ये रिटेंडेंसी एक तरीका हो गया। इसके अलावा इसमें बहुत सारा फेल ओवर कैपेबिलिटीज़ होता है, जिससे कि आपका जो अप टाइम है वो हाई हो। अभी यहाँ पे बात करते हैं अप टाइम क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे जन को अप टाइम नहीं पता होगा। तो अप टाइम मतलब होता है कि आप वो टाइम जिस टाइम पे आपका मशीन काम कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपके पास में कोई एसी है जिसको आप 2 आवर्स यूज़ करते हो दिन में, ठीक है। तो ये 2 घंटे जब आप अपना एसी को यूज़ कर रहे हैं, एसी नहीं भी है तो अभी के लिए अजीम कर लो कि एसी है जिसके पास नहीं है, ठीक है। तो अगर 2 घंटा आप इसको दिन का यूज़ करते हो तो वो 2 घंटा हो गया अप टाइम, ठीक है। और बाकी का टाइम क्या हो गया, डाउन टाइम। तो हर मशीन को आप लगातार यूज़ नहीं कर सकते हो, उसको थोड़ा ना थोड़ा डाउन टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग के पास बहुत सारा सर्वर में सेम डेटा है, तो थोड़ी देर के लिए अगर S1 को हम लोग बंद करेंगे तो भी S2 से हम लोग का काम जो है वो होते रहेगा। तो इसलिए हम लोग का जो अप टाइम है ये मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि हम लोग का जो सिस्टम है वो ज़्यादा देर तक काम करेगा। अब मान लो कि अप टाइम हमारा कम होता तो क्या होता कि दिन में यूट्यूब चलता, रात में नहीं चलता, किसी टाइम पे चलता, वेबसाइट एक्सेस होता है, किसी टाइम पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका अप टाइम ठीक नहीं होता। पर हम लोग के केस में अप टाइम हम लोग का ठीक है। हम लोग के पास बहुत सारे सर्वर है, एक सर्वर काम नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे दूसरा सर्वर काम कर रहा है, इसलिए हम लोग को अप टाइम क्या मिल रहा है, हाई। अप टाइम मतलब समझ में आ गया, और कैसा हाई है ये समझ में आ गया। तो पहला चीज़ है कि डिवाइस और लोकेशन इंडिपेंडेंट है, यानी कि आप किसी भी जगह पे किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हो रिसोर्सेज को। दूसरा हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी है, यानी कि आपको जब जो रिसोर्स चाहिए वो उसी टाइम पे अवेलेबल है, और वो रिलायबल भी है कि वो रिसोर्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर एक सर्वर से नहीं मिला तो दूसरे सर्वर से मिल जाएगा, आप इस पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। अब देखते हैं हम लोग का थर्ड पॉइंट क्या है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है मेंटेनेंस। क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल मेंटेनेंस एंड अपडेट, फ्रीइंग अप यूज़र टू फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस। अब देखो, ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। आप कोई कंपनी खोले हो, ठीक है। आपका काम है, मान लो कोई आप ई बिज़नेस कर रहे हो तो कोई वेबसाइट बनाना काम है, ठीक है। तो वेबसाइट का जो डेटा है वो बहुत सारा हो गया है, ठीक है। तो आप डेटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज को यूज़ किए, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है, वो डेटा को आप खुद स्टोर कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हो। क्लाउड में स्टोर करने का मतलब आप किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से आप परचेज़ करेंगे स्टोरेज और वहाँ पे डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप डेटा को खुद से स्टोर करते हो, ठीक है, तो उस डेटा का आपको मेंटेनेंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आपका काम वेबसाइट चलाना है, ना कि डेटा पे काम करना है। ये आपका एडिशनल वर्क हो गया, आपको डेटा को स्टोर करना, उसका सिक्योरिटी पे ध्यान देना, उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मेंटेन करना, ठीक है। ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था, आपका मेन ऑब्जेक्टिव वेबसाइट बनाना है। तो ये बिना मतलब का आपका झंझट हो रहा है। लेकिन अगर आप क्लाउड स्टोरेज यूज़ करोगे तो आपका डेटा क्लाउड में स्टोर होगा। तो इस डेटा का जो मेंटेनेंस का काम है, सिक्योरिटी का काम है, ये कौन संभालेगा, ये क्लाउड संभालेगा। आपको इससे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको डेटा का मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देना होगा तो आप किस चीज़ पे ध्यान दे पाओगे, अपने वेबसाइट पे। यानी आपका मेन काम वेबसाइट है तो आप वेबसाइट पे ध्यान दोगे। जो भी डेटा स्टोरेज का काम, जो भी डेटा मेंटेनेंस का काम है वो कौन करेगा, क्लाउड करेगा। अगर आप क्लाउड में स्टोर करोगे तब, खुद स्टोर करोगे तो आपको डेटा को खुद मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्लाउड में स्टोर करोगे तो डेटा को कौन मैनेज करेगा, क्लाउड। तो मेंटेनेंस का काम कौन करेगा, क्लाउड। क्लाउड का सर्विस प्रोवाइडर। आपको बस अपने मेन काम पे ध्यान देना होगा, जो आपका कोर बिजनेस है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि क्लाउड प्रोवाइडर्स हैंडल मेंटेनेंस एंड अपडेट, फ्रीइंग अप यूजर टू फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस। जो मेंटेनेंस और अपडेट का काम है वो क्लाउड प्रोवाइडर करता है, तो इसके चलते आप अपना मेन बिजनेस पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट है स्केलेबिलिटी, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्केलेबिलिटी। क्लाउड रिसोर्सेज कैन बी क्विकली स्केल्ड अप और डाउन टू मैच चेंजिंग नीड। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि साइज़ में फ्लेक्सिबिलिटी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। साइज़ में फ्लेक्सिबिलिटी एक तरीके से आप बोल सकते हो। बेसिकली स्केलेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि आप साइज़ को ज़रूरत के हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हो। मान लो कि
आपको अचानक से ज़्यादा काम पड़े तो आप ज़्यादा रिसोर्स यूज़ कर सकते हो, और जब कम काम पड़े आप कम रिसोर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपका मान लेते हैं कि आपका एक ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट ले लो, ठीक है, ठीक है। एक आप ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल ले लो। मान लीजिए आपका एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे आप बेसिकली स्वीट्स आप मिठाई को बेचते हो, ठीक है, ठीक है। जिसको स्वीट नहीं समझ आता, मिठाई, आप मिठाई को बेचते हो, ठीक है। अब क्या है कि नॉर्मली जो कस्टमर है, ठीक है, नॉर्मली एक लिमिट में आपका यूज़र होगा, लेकिन जब आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, फेस्टिवल टाइम हो गया, ठीक है, कोई फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के टाइम पे स्वीट और मिठाई का डिमांड क्या है, वो अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब डिमांड बढ़ गया है तो नंबर ऑफ़ यूज़र जो वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, नंबर ऑफ़ वेबसाइट यूज़र्स, ये भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल टाइम पे आपको कम यूज़र को हैंडल करना है, मान लो हज़ार यूज़र है, ठीक है। फेस्टिवल टाइम पे ये अचानक से मान लो हो जा रहा है 1 लाख, ठीक है। आपका नंबर ऑफ़ यूज़र क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ गया है तो आपको ज़्यादा रिसोर्स का काम पड़ेगा। मान लो कि पहले 8 GB रैम में काम हो जा रहा था, अब ज़्यादा यूज़र आ गया है तो आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, ज़्यादा CPU चाहिए, ज़्यादा रैम चाहिए। मान लो अब आपको 32 GB रैम चाहिए, ठीक है। ये हम बस एग्जांपल के लिए एक नंबर दे रहे हैं, इसको रट नहीं लेना है, ठीक है। तो 8 GB रैम में मान लो 1000 यूज़र हो जा रहा था, अभी 1 लाख यूज़र हो गया, तो आपको 32 GB रैम चाहिए। तो अगर आप क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका जो ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है वो आप एक क्लाउड के थ्रू इसको यूज़ किया रहे हो, ये वेबसाइट आपके क्लाउड में है, ठीक है। तो जैसे ही आपको 32 GB रैम का काम पड़ेगा, आप इसको अचानक आराम से इसको एक्सपेंड कर सकते हो, 8 GB को 32 GB में कन्वर्ट कर सकते हो एक्स्ट्रा पैसा देके, ठीक है। और बाद में जब आपका ट्रैफिक कम हो जा रहा है तब आप इसको वापस 8 GB में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी नीड के हिसाब से आप रिसोर्स को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, ठीक है, आसानी से। वो फ्लेक्सिबल है, वो आराम से आपका एक्सपैंड हो जाएगा या आराम से वो आपका कम भी हो जाएगा। तो ये जो एबिलिटी है इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलेबिलिटी, ठीक है। क्लाउड रिसोर्सेज कैन बी क्विकली स्केल्ड अप और डाउन टू मैच चेंजिंग नीड के हिसाब से आप जो रिसोर्सेज है उसको स्केल अप कर सकते हो या स्केल डाउन कर सकते हो। स्केल अप मतलब मोर नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज को यूज़ करना, स्केल डाउन मतलब रिसोर्सेज यूज़ को कम कर देना, यानी कम रिसोर्स को यूज़ करना, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया स्केलेबिलिटी, ठीक है। 4 पॉइंट कवर कर लिया हम लोग। 5वां पॉइंट है मल्टी टेनेंसी, ठीक है। मल्टी टेनेंसी ये क्या होता है, मल्टीपल यूजर शेयर द सेम फिजिकल रिसोर्स विथ ईच यूज़र डेटा एंड एप्लीकेशन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर, ठीक है। बहुत सिंपल मीनिंग है इसका। मतलब क्या है कि एक सेम फिजिकल रिसोर्स होगा, मान लो एक फिजिकल रिसोर्स है P1, इसमें बहुत सारा यूज़र का डेटा होगा। मान लो U1 यूज़र 1 हो गया, यूज़र 1 का डेटा हो गया D1, ये P1 में स्टोर है, ठीक है। ये आपका फिजिकल रिसोर्स है। मान लो कि ये आपका स्टोरेज डिवाइस हो गया कोई, ठीक है। ये आपका एक स्टोरेज डिवाइस, मान लो P1 आपका एक स्टोरेज डिवाइस है, तो U1 का भी डेटा इसी में है, U2 का भी जो डेटा है D2 वो भी इसी में है। एक और यूज़र ले लेते हैं U3, इसका डेटा D3, ये भी P1 में स्टोर है। तो जो फिजिकल रिसोर्स है वो सेम है, एक ही स्टोरेज डिवाइस में U1 का भी डेटा है, U2 का भी डेटा है और U3 का भी डेटा है। पर जो U1 है उसको U2 का डेटा नहीं दिखेगा और U2 को U3 का नहीं। मतलब सबका डेटा जो है एक दूसरे से आइसोलेटेड है, सबको बस अपना डेटा दिखेगा, दूसरे वाला का नहीं दिखेगा। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलते हैं मल्टी टेनेंसी, और ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है। यानी सेम फिजिकल रिसोर्स में मल्टीपल यूज़र का रिसोर्स डेटा और एप्लीकेशन को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। एक ही फिजिकल रिसोर्स में मल्टीपल यूज़र का जो डेटा है उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं, और हर एक यूज़र का जो डेटा है वो दूसरे यूज़र के डेटा से हिडन होता है, मतलब आइसोलेटेड होता है। यानी U1 का डेटा को बस U1 देख सकता है, U2 का डेटा को बस U2 देख सकता है, जबकि दोनों सेम ही फिजिकल स्टोरेज में स्टोर है, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एप्लीकेशन का एग्जांपल फिर से ले लेते हैं यूट्यूब। जैसे ये वीडियो भी आप लोग अभी यूट्यूब में ही देख रहे हो, ठीक है। तो ले लो यूट्यूब। तो यूट्यूब क्या है, सेम ऐप है। ऐसा है क्या कि आपका दोस्त जो यूट्यूब ओपन करता है, जो वेबसाइट, मतलब youtube.com पे आपका दोस्त गया और आप गए, तो दोनों सेम ही वेबसाइट में जाते हैं ना, कि दोनों अलग अलग में जाते हैं।
हर आदमी का यूट्यूब अलग होता है क्या? नहीं, एप्लीकेशन सबका सेम ही होता है। सबको youtube.com खोलेगा तो सबका सेम ही यूट्यूब आता है, सेम ही इंटरफेस आता है, पर सबका डेटा अलग अलग होता है। आपको जो वीडियो दिखाएगा आपके दोस्त को दूसरा वीडियो दिखाएगा, दोनों का हिस्ट्री अलग होगा, दोनों का लाइक्ड वीडियो अलग होगा, ठीक है, दोनों का प्रीफरेंस अलग होगा। आपका डेटा बस आप ही देख सकते हैं और आपके दोस्त का डेटा बस वो देख सकता है, ठीक है। अगर आपको अपने दोस्त का डेटा देखना है तो आपको उसके आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, उसका आईडी पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मल्टीपल यूज़र सेम एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, सबको यूट्यूब को यूज़ कर रहा है, पर सबका डेटा एक दूसरे से क्या है, हिडन है। आप जो वीडियो देखते हो या आपका जो प्रोफाइल है वो आपका दोस्त नहीं देख सकता है। सबका प्रोफाइल अलग अलग है, सब कोई अपना अपना प्रोफाइल एक्सेस कर सकता है, दूसरे वाले का प्रोफाइल एक्सेस नहीं कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी टेनेंसी, यानी मल्टीपल यूज़र शेयर दी सेम फिजिकल रिसोर्स। एक ही फिजिकल रिसोर्स को मल्टीपल यूज़र शेयर करते हैं विथ ईच यूज़र डेटा एंड एप्लीकेशन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर। हर यूज़र का जो डेटा और जो एप्लीकेशन है वो दूसरे यूज़र के डेटा और एप्लीकेशन से अलग होता है, हिडन होता है, आइसोलेटेड होता है, ठीक है। समझ आ गया मल्टी टेनेंसी? तो हम लोग का 5 पॉइंट कवर हो गया। छठा पॉइंट, मल्टी यूज़र एक्सेस, ठीक है। मल्टीपल यूज़र कैन एक्सेस एंड वर्क ऑन द सेम रिसोर्स साइमल्टेनियसली फैसिलिटेटिंग टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन। ये जो 6 पॉइंट है, ये अभी जो पॉइंट डिस्कस किए उससे सिमिलर भी है और उसका उल्टा भी है, ठीक है। देखो, मल्टी टेनेंसी में क्या हो रहा था कि एक से ज़्यादा यूज़र है, ठीक है, लेकिन सबका डेटा और जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग है, ठीक है। कोई एक दूसरे का डेटा एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। अब मल्टी यूज़र एक्सेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिसोर्स एक ही है और उसको एक से ज़्यादा यूज़र एक्सेस कर रहा है, ठीक है। मतलब सेम रिसोर्स को एक से ज़्यादा यूज़र एक्सेस कर रहा है और मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। मान लो कि कभी कभी आपका क्लास में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो एक गूगल शीट फॉर्म भेज देता है, ठीक है, गूगल शीट, जिसको कि सारे स्टूडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट का डेटा अपडेट करना है, टीचर खुद से अपडेट करेगा, टाइम लगता है, तो वो क्या करता है, गूगल शीट का फॉर्म को क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और सारे बच्चों को बोलता है कि आप लोग अपना अपना डेटा भर दो। तो वो क्या करता है, सारे बच्चों को एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल यूज़र सेम रिसोर्स को एक्सेस करते हैं और बेनिफिट क्या होता है, टीचर का टाइम बचता है, सब कोई उसको अपडेट करता है और एक जगह पे अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, मल्टी यूज़र एक्सेस में जो सेम चीज़ है उसको एक से ज़्यादा यूज़र एक्सेस कर रहा है और मॉडिफाई कर पा रहा है, ठीक है। तो इससे टीम वर्क हो सकता है। मान लो गिटहब है, जो जन गिटहब के बारे में जानते हो, तो आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो, आप लोग उसको गिटहब में अपलोड कर दिए, तो आप जितने जन को एक्सेस दिए हो उन सबको वो कोड दिखेगा और सब कोई उस कोड को मॉडिफाई कर सकता है। तो इससे क्या होता है, टीम वर्क होता है, ठीक है। तो ये फीचर भी क्लाउड में होता है। क्लाउड में आप लोग सेम चीज़ पे मल्टीपल जन काम कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज मल्टी यूज़र एक्सेस, मल्टीपल यूज़र कैन एक्सेस एंड वर्क ऑन दी सेम रिसोर्स साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे, फैसिलिटेटिंग टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन, जिससे टीम वर्क हो पाता है और कोलाबोरेशन हो पाता है। मल्टी टेनेंसी में क्या हो रहा था, मल्टीपल यूजर था लेकिन सबका डेटा एक दूसरे से अलग था, कोई एक दूसरे का डेटा देख नहीं पा रहा था, वो सब सेम फिजिकल रिसोर्स में था पर देख नहीं पा रहा था। और मल्टी यूज़र में क्या है कि सेम डेटा पे सेम रिसोर्स पे मल्टीपल यूज़र एक साथ काम करता है, ठीक है। दोनों रिलेटेड टर्म है और दोनों एक दूसरे से उल्टा भी है, ठीक है। 7th पॉइंट है हम लोग का मेजर्ड सर्विस। मेजर सर्विस मतलब क्या हुआ, यूजर्स ओनली पे फॉर द रिसोर्सेज दे यूज़ rather than having to purchase and maintain their own hardware and software। मेजर सर्विस मतलब हुआ कि आप जो सर्विस को यूज़ कर रहे हैं आपको केवल उसका पैसा देना होगा, ठीक है। लाइक अभी यहाँ पे जैसे हम लोग देखे थे, एक आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट खोले थे जहाँ पे आप मिठाई बेच रहे थे, तो जिस टाइम पे 32 GB रैम का काम पड़ा, बस आप उस टाइम पे आपको 32 GB रैम का प्राइस देना पड़ेगा। मान लो कि 8 GB रैम का कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर मंथ और 32 GB का कॉस्ट है आप ले लो 500 रुपीज़ पर मंथ। तो जब आप 8 GB रैम यूज़ कर रहे हैं तब आपको 50 रुपीज़ पर मंथ पे करना है, और बीच में एक महीना के लिए डिमांड बढ़ गया तो उस टाइम पे आपको 32 GB रैम परचेस करना है, तो एक महीना के लिए बस आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा, उसके बाद वापस आपको 50 रुपीज़ पर मंथ देना होगा। यानी जितना सर्विस आप यूज़ करोगे उस हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। अब बेनिफिट क्या है ये देखो, मान लो कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ नहीं करते, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मान लो कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ नहीं करते और आपके पास 8 GB रैम है,
तो आपको एक महीना के लिए आपको ज़्यादा रैम का काम है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, 32 GB रैम परचेज़ करना पड़ता है, जिसका कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता। ठीक है, आप परचेज़ भी कर लो, चलो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है कि इसका काम आपको कब है, बस 1 मंथ के लिए है। जितना टाइम के लिए आपका डिमांड बढ़ेगा स्वीट्स का, बस उतना टाइम के लिए तो आपको ज़्यादा रैम चाहिए ना, उसके बाद तो ज़्यादा रैम का काम नहीं है। तो बस 1 मंथ के लिए आप 32 GB रैम परचेज़ किए, उसके बाद में ये क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, पैसा का बर्बादी हो रहा है, क्योंकि आप एक बार सामान खरीद लिए, बाद में उस सामान का आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप बिना मतलब का खरीदे उसको। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या हो रहा है कि आपको 1 महीना के लिए काम है, तो आप 1 महीना के लिए 32 GB रैम में स्विच किए, फिर जैसे ही काम ख़त्म हुआ आप वापस 8 GB रैम में स्विच हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपको जितने टाइम के लिए प्रोडक्ट का काम है बस उस टाइम के लिए लिए, फिर बाद में काम हट गया आप उसको हटा दिए, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका पैसा बच रहा है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका मेजर सर्विस होता है, आप जो रिसोर्सेज यूज़ करते हो आपको केवल उसी का पैसा देना होता है, और आपको खुद का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ख़रीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इससे ज़्यादा भी होता है, अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे को बोलना, हम कमेंट सेक्शन में उसको ऐड करके पिन कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग वीडियो में बस मेन 7 को कवर किए हैं। ठीक है, एक बार रिकैप हो जाए। सबसे पहले डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस, यानी कि आपका जो डिवाइस है आप किस डिवाइस में यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ में यूज़ कर रहे हो, लिनक्स में, मैक में, स्मार्टफोन में, एंड्रॉयड में, iOS में, फ़र्क नहीं पड़ता है, और लोकेशन से भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इंडिया में यूज़ कर रहे हो या जापान में या टोक्यो। ठीक है, आप कहीं भी यूज़ करो आपको एक्सेसिबल है, बस वहाँ पे आपका नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। दूसरा है हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, तो आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें आपका रिसोर्सेज हाईली अवेलेबल होता है और रिलायबल भी होता है। क्यों, मल्टीपल लेवल ऑफ रिडंडेंसी होता है, एक ही डेटा बहुत जगह स्टोर होता है, एक जगह पे अगर काम नहीं हो रहा है तो आप दूसरे सर्वर से उस काम को करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो अप टाइम है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके बाद से मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस क्लाउड का सर्विस प्रोवाइडर ही मेंटेनेंस पे ध्यान देता है, आपका जो डेटा है, ऐप है, उसका जो भी मेंटेनेंस अपडेट है, इस पे कौन ध्यान देता है, क्लाउड प्रोवाइडर। तो इसके चलते आप अपना मेन कोर बिजनेस पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, चौथा पॉइंट था आपका स्केलेबिलिटी, यानी ज़रूरत के हिसाब से आप नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज को आसानी से बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। पाँचवा है मल्टी टेनेंसी, यानी कि सेम फिजिकल रिसोर्स को एक से ज़्यादा यूज़र एक्सेस करता है और हर यूज़र का डेटा एक दूसरे से आइसोलेटेड होता है। ठीक है, और उसके बाद है मल्टी यूज़र एक्सेस, यानी सेम प्रोजेक्ट पे, सेम रिसोर्स पे मल्टीपल यूज़र एक साथ एक्सेस कर सकता है, जिससे टीम वर्क या कोलाबोरेशन आसानी से हो सकता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है मेजर सर्विस, यानी कि जो यूज़र है जो सर्विस को यूज़ कर रहा है बस उसी का पैसा देगा, और अलग से कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ख़रीदने का या मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सबको समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया हो तो कृपया करके कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, राधे राधे।